दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई आपके पास से गुजरता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रहता है कि उसने नीली शर्ट पहनी थी। लेकिन वहीं अगर शर्लक होम्स होता, तो उसी इंसान के कपड़े देखकर बताता कि उसकी शर्ट पर हल्का सा मिट्टी का धब्बा है, मतलब वो रेलवे स्टेशन से पैदल आया है। उसके जूतों पर पुराने चमड़े का पैच है, मतलब जूते सस्ते हैं। उसकी उंगलियों में इंक के निशान हैं, यानी वो क्लर्क है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, होम्स ये भी बता देता कि वो आदमी सुबह सुबह किसी जल्दबाजी में घर से निकला था। ये सुनकर आप सोचेंगे, यार ये कैसे देख लिया, हमें तो सिर्फ नीली शर्ट ही दिखी थी। यहीं पर असली फर्क आता है देखने और अवलोकन, ऑब्जर्विंग में। मरिया कोनिकोवा की किताब मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स हमें यही सिखाती है कैसे हम भी अपनी सोच को वॉटसन जैसी सतही सोच से बदलकर होम्स जैसी गहरी और स्मार्ट सोच बना सकते हैं। इस किताब में ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें अपनाकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, याददाश्त सुधार सकते हैं, दिमाग को फोकस्ड बना सकते हैं और असल जिंदगी में होम्स की तरह समस्या सुलझा सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी को अगर आपने ध्यान से सुना, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच और अवलोकन शक्ति पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और आप अपने दिमाग को सही मायने में एक मास्टरमाइंड की तरह ट्रेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कदम दर कदम जानते हैं वो सीक्रेट्स जो शर्लक होम्स को शर्लक होम्स बनाते हैं। भाग 1, वॉटसन बनाम होम्स, दो दिमागों की जंग। एक बार की बात है, लंदन की सर्द रात थी। धुंध चारों तरफ छाई हुई थी। शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन 218 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की पर खड़े थे। अचानक एक आदमी दरवाजे से अंदर आया। उसके चेहरे पर तनाव था और कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त। वॉटसन ने उसे देखा और तुरंत बोला, लगता है यह आदमी बहुत परेशान है। होम्स मुस्कुराया और बोला, परेशान तो है ही, लेकिन यह परेशान क्यों है यह मैं बताता हूं। देखो, इसके जूतों पर कीचड़ है, मतलब यह दक्षिण दिशा से आया है, क्योंकि वहां सड़क खुदी हुई है। इसकी जैकेट पर तंबाकू की हल्की गंध है, यानी यह धूम्रपान करने वाला है। और इसके बाएं हाथ की उंगलियों पर स्याही लगी है, यानी यह कोई लेखक या क्लर्क है। और चूंकि इसके कपड़ों की सिलाई थोड़ी खुली हुई है, इसका मतलब यह हाल ही में झगड़े या जल्दीबाजी में निकला है। वॉटसन हैरान रह गया। मुझे तो बस एक परेशान आदमी दिखा, और तुम्हें यह सब कैसे नजर आ गया? होम्स ने जवाब दिया, तुमने देखा, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया। दो तरह की सोच, वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड, मरिया कोनिकोवा। इस किताब की शुरुआत इसी विचार से करती है। हमारे अंदर दो तरह की सोच होती है। 1, वॉटसन माइंड, सिस्टम वॉटसन, तेज जल्दबाजी वाली सोच, सतही तौर पर चीजों को देखना, बिना गहराई में जाए फैसला करना, काम चलाऊ और सामान्य सोच। 2, होम्स माइंड, सिस्टम होम्स, गहरी, शांत और सोच समझकर काम करने वाली सोच, हर डिटेल पर ध्यान, तथ्य प्लस तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सच को ढूंढने के लिए ऑब्जर्व करना। वॉटसन जैसी सोच क्यों खतरनाक है? हम में से ज्यादातर लोग वॉटसन की तरह सोचते हैं। किसी को देखकर जल्दी निष्कर्ष निकाल देते हैं। ये इंसान अमीर लगता है, ये गुस्से वाला है, ये भरोसे लायक नहीं। लेकिन हकीकत में हम अक्सर गलत साबित होते हैं। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना चाहता है। वॉटसन माइंड हमें समय बचाने के लिए तुरंत फैसला दिलाता है, लेकिन यही जल्दबाजी कई बार हमें नुकसान पहुंचा देती है। होम्स जैसी सोच क्यों जरूरी है? होम्स कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वो हर संकेत, क्लू को जोड़ता है। उसका दिमाग शांत रहता है और तभी वो उन चीजों को देख पाता है जो दूसरों को नजर ही नहीं आती। अगर हम होम्स जैसी सोच अपनाएं तो हम गलत फहमियों से बच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और दूसरों से 2 कदम आगे रह सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल, मान लीजिए आप सुबह काम पर जा रहे हैं। रास्ते में आपने देखा कि एक आदमी भागते हुए आया और आपकी जेब टकरा कर निकल गया। आपका वॉटसन माइंड तुरंत कहेगा, ये चोर है, ये मेरा पर्स निकाल ले गया। लेकिन अगर आप होम्स माइंड से सोचें तो आप नोटिस करेंगे, उसके चेहरे पर मास्क है, हाथ में मेडिकल बैग है और वो हॉस्पिटल की ओर भाग रहा है। असल में वो चोर नहीं,
बल्कि ड्यूटी पर जा रहा डॉक्टर था। यानी वॉटसन सोच आपको तुरंत गलत निष्कर्ष पर ले जाती है, जबकि होम्स सोच सच के करीब ले जाती है। किताब का पहला सबक, देखना और अवलोकन, सीइंग वर्सेस ऑब्जर्विंग। हर इंसान चीजों को देखता है, लेकिन सिर्फ वही जीतता है जो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करता है। होम्स की ताकत उसकी अवेयरनेस है। इसलिए हमें अपनी सोच को ट्रेन करना होगा कि हम हर चीज को बारीकी से देखें, नोट करें और सोच समझकर निष्कर्ष निकालें। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? 1. धीरे चलो, ध्यान से देखो। हर जगह जल्दी में मत रहो। चीजों को गौर से देखना सीखो। 2. डिटेल्स पर फोकस करो। जब किसी से मिलो तो उसके कपड़े, आवाज, हाव भाव पर ध्यान दो। 3. जल्दबाजी में निर्णय मत लो। पहले ऑब्जर्व करो, फिर सोचो, फिर फैसला करो। छोटा अभ्यास, एक्सरसाइज। आज से कोशिश कीजिए, जब भी घर से बाहर निकले कम से कम 3 ऐसी चीजें नोट कीजिए जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी के जूतों का रंग और हालत, किसी दुकान के बोर्ड की गलत स्पेलिंग, किसी इंसान की चाल का पैटर्न। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज होने लगेगी। भाग 2, देखना और अवलोकन। सीइंग वर्स ऑब्जर्विंग की असली ताकत। एक सुबह की बात है। डॉक्टर वॉटसन और शर्लक होम्स 251 बेकर स्ट्रीट से बाहर निकल रहे थे। होम्स ने अचानक पूछा, वॉटसन, तुमने इस सीढ़ी को कितनी बार चढ़ा है? वॉटसन बोला, हजारों बार। होम्स मुस्कुराया और बोला, तो बताओ, सीढ़ियों की गिनती कितनी है? वॉटसन चौंक गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। होम्स बोला, यही फर्क है वॉटसन, तुमने सीढ़ियों को देखा है, मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है। हर रोज मैं गिनता हूं और जानता हूं कि यहां 17 सीढ़ियां हैं। सीइंग बनाम ऑब्जर्विंग। मरिया कोनिकोवा किताब में बताती हैं कि देखना, सीइंग, सिर्फ आंखों से किसी चीज को देख लेना। अवलोकन, ऑब्जर्विंग, मांस, ध्यान से, गहराई से, पैटर्न और डिटेल के साथ देखना। हम सब चीजें देखते तो हैं, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अवलोकन की ताकत सोचिए। अगर आप किसी कमरे में जाएं और कोई आपसे पूछे कि कमरे की दीवार पर कितनी खिड़कियां थीं या मेज पर कौन कौन सी किताबें रखी थीं, तो शायद आप सही जवाब न दे पाए, क्योंकि आपने कमरे को देखा तो था, लेकिन अवलोकन नहीं किया। लेकिन अगर आप होम्स होते तो कमरे की हर डिटेल आपके दिमाग में तस्वीर की तरह छप जाती। क्यों हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते? 1. जल्दबाजी में जीना। हम तेजी से चलते हैं, हर काम में जल्दी करते हैं, दिमाग को डिटेल नोट करने का समय ही नहीं देते। 2. फोकस की कमी। दिमाग हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया या तनाव में उलझा रहता है, इसलिए चीजों को ध्यान से देखना मुश्किल हो जाता है। 3. आदत न होना। हमें बचपन से यह सिखाया ही नहीं गया कि ऑब्जर्व करना भी एक स्किल है। एक दिलचस्प किस्सा। एक बार अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने क्लास में एंट्री ली और अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी। पूरा लेक्चर चला, स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहे। अंत में प्रोफेसर ने घड़ी उठाई और पूछा, किसी को बता सकते हो कि मेरी घड़ी के डायल का रंग क्या है? सुइयां कैसी हैं? कक्षा में सन्नाटा छा गया। सबने घड़ी देखी थी, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। रियल लाइफ में ऑब्जर्विंग क्यों जरूरी है? 1. समस्या सुलझाने में मदद। जब हम हर डिटेल नोट करते हैं तो सही समाधान निकालना आसान हो जाता है। 2. रिश्तों को बेहतर बनाता है। किसी की छोटी छोटी आदतों और हाव भाव पर ध्यान देना हमें उन्हें गहराई से समझने में मदद करता है। 3. करियर और बिजनेस में फायदेमंद। एक सफल सेल्समैन, डॉक्टर, वकील या ट्रेडर वही होता है जो छोटे छोटे संकेत पकड़ ले। ऑब्जर्वेशन कैसे सुधारें? मरिया कोनिकोवा कुछ आसान तरीके बताती हैं। वेन, स्लो डाउन। धीरे चलो, जल्दी मत करो। जब आप रुककर चीजें देखते हैं तो डिटेल नोटिस करने लगते हैं। 2. एक्टिव नोटिसिंग। किसी चीज को देखते समय खुद से सवाल पूछो, ये रंग क्यों ऐसा है? ये पैटर्न बाकी से अलग क्यों है? 3. जर्नलिंग, ऑब्जर्वेशन डायरी। रोजाना 2-3 चीजें लिखो जो आपने दिन भर में ऑब्जर्व की। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ने लगेगी। 4. 5 थिंग्स एक्सरसाइज। जब भी बाहर जाओ कम से कम 5 चीजें नोट करो, जैसे कौन किस रंग के कपड़े पहना है, किस दुकान का बोर्ड टूटा हुआ है, हवा किस दिशा से चल रही है। एक उदाहरण,
स्टॉक मार्केट से मान लीजिए आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप वॉटसन की तरह सिर्फ कीमत देखेंगे, ये शेयर आज 200 रुपये से 250 पर चला गया, तो ये सिर्फ सीइंग है। लेकिन अगर आप होम्स की तरह ऑब्जर्व करेंगे, कब वॉल्यूम बढ़ा, अचानक किस वजह से डिमांड आई, कौन सा सेक्टर साथ साथ हिल रहा है, तो आप असली ट्रेंड पकड़ पाएंगे। यही फर्क है सीइंग और ऑब्जर्विंग में। छोटा अभ्यास, एक्सरसाइज। आज ही घर पर एक साधारण अभ्यास कीजिए। अपने कमरे में बैठिए और 2 मिनट के लिए चारों तरफ देखिए। फिर आंखें बंद करके लिखिए, कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, दीवार का रंग कैसा है, पंखे पर धूल है या साफ है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन चीजों के बीच आप रोज रहते हैं, उन्हें आपने कभी गौर से देखा ही नहीं। भाग 3, माइंड एटिक। दिमाग को अटारी समझो और सही चीजों से भरो। एक दिन की बात है, डॉक्टर वॉटसन शर्लक होम्स से हैरान होकर पूछता है, होम्स, तुम इतनी सारी जानकारियां कैसे याद रखते हो? इतने केस, इतने सुराग, इतने लोगों के नाम, तारीखें, जगहें, ये सब तुम्हें कैसे याद रहता है? होम्स ने पाइप जलाते हुए कहा, वॉटसन, दिमाग को समझने का तरीका बहुत आसान है। इसे एक अटारी, एटिक समझो, यानी घर के ऊपर की वह छोटी सी जगह जहां लोग सामान रखते हैं। अगर तुम उसमें हर तरह का बेकार सामान ठूंसते रहोगे, तो जब सचमुच जरूरी चीज ढूंढनी होगी तो वह मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम सोच समझकर वही चीजें रखोगे जो तुम्हारे काम की हैं, तो जब भी जरूरत होगी वे तुरंत मिल जाएंगी। मेरा दिमाग एक अच्छी तरह से व्यवस्थित माइंड एटिक है। माइंड एटिक की अवधारणा मरिया कोनिकोवा बताती हैं कि शर्लक होम्स दिमाग को माइंड एटिक कहता है। इसका मतलब हमारा दिमाग एक सीमित जगह है। इसमें अनगिनत जानकारी ठूंसने के बजाय हमें यूजफुल और रेलेवेंट चीजों को ही स्टोर करना चाहिए। अगर हम बेकार की चीजें भर देंगे तो जरूरी जानकारी के लिए जगह नहीं बचेगी। वॉटसन माइंड की अटारी सोचिए, किसी गांव के पुराने घर की अटारी, जहां टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने कपड़े, कबाड़, टूटे खिलौने सब फेंके पड़े हों। अब अगर आपको उसी अटारी में जाकर एक जरूरी किताब ढूंढनी हो तो आपको घंटों लग जाएंगे। यही हाल वॉटसन माइंड का है। हर बेकार की जानकारी याद रखना, गॉसिप, अफवाहें, बेकार की खबरें, बेमतलब की तारीखें। नतीजा, जरूरी समय पर असली ज्ञान गायब हो जाता है। होम्स माइंड की अटारी। अब सोचिए किसी आधुनिक घर की अटारी जहां हर चीज सलीके से रखी है, किताबें अलग रैक पर, कपड़े अलग अलमारी में, टूल्स अलग डिब्बे में। जब भी जरूरत हो आप तुरंत सही चीज निकाल सकते हैं। यही है होम्स माइंड। जरूरी जानकारी चुनकर स्टोर करना, उसे व्यवस्थित रखना और समय आने पर तुरंत इस्तेमाल करना। असल जिंदगी में माइंड एटिक क्यों जरूरी है? 1. सूचना का बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज, हर जगह जानकारी की बाढ़ है। अगर सब कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उलझ जाएगा। 2. गलत जानकारी की समस्या। बेकार या अधूरी जानकारी पर भरोसा करने से गलत फैसले होते हैं। 3. जिंदगी और काम में भ्रम। जब दिमाग में कबाड़ ज्यादा होता है तो ध्यान और फोकस कमजोर हो जाता है। माइंड एटिक बनाने के नियम। मरिया कोनिकोवा के अनुसार हमें अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए ये कदम उठाने चाहिए। वेन, फिल्टर लगाओ। हर जानकारी को दिमाग में मत भरो। पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे काम की है? क्या इससे मुझे फायदा होगा? 2. सही जगह पर रखो। जैसे घर में सामान को सही जगह रखते हैं, वैसे ही जानकारी को भी दिमाग में सही श्रेणी में रखो। उदाहरण, शेयर मार्केट की खबरें, फाइनेंस कैटेगरी, हेल्थ से जुड़ी बातें, हेल्थ कैटेगरी। 3. दोहराओ और रिव्यू करो। जो चीजें जरूरी हैं उन्हें बार बार दोहराओ, वरना दिमाग उन्हें धीरे धीरे भूल जाएगा। 4. विजुअलाइजेशन का प्रयोग। जानकारी को तस्वीरों, कहानियों या उदाहरणों से जोड़ो। इससे माइंड एटिक में वह साफ साफ दिखने लगेगी। एक कहानी, छात्र और विद्वान। एक बार एक छात्र ने विद्वान से पूछा, गुरुजी, मेरा दिमाग हमेशा भरा रहता है, नई चीज याद ही नहीं रहती। विद्वान ने उसे चाय का प्याला दिया और उसमें चाय डालते रहे। जब प्याला भर गया तो चाय बाहर गिरने लगी। विद्वान बोले, देखो, यही तुम्हारा दिमाग है। जब तक इसे बेकार चीजों से खाली नहीं करोगे,
तब तक नई और काम की बातें इसमें नहीं समा पाएंगी। शेयर मार्केट से उदाहरण मान लीजिए, आप एक ट्रेडर हैं। अगर आप हर न्यूज चैनल की हर अफवाह सुनेंगे, कंपनी डूब गई, ये स्टॉक उड़ जाएगा, सरकार ये करेगी, तो आपका दिमाग कबाड़खाना बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑथेंटिक डेटा और रिलायबल रिपोर्ट्स पर ध्यान देंगे, तो आपके माइंड एटिक में वही काम की जानकारी जाएगी और आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले पाएंगे। अभ्यास, एक्सरसाइज। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। रोजाना मिलने वाली जानकारी को 3 हिस्सों में बांटिए। 1, जरूरी और काम की। 2, कभी कभी काम आ सकती है। 3, पूरी तरह बेकार। तीसरी कैटेगरी की चीजें दिमाग में न रखें, सिर्फ पहली और दूसरी को माइंड एटिक में जगह दें। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का, साफ और तेज काम करने लगेगा। भाग 4, फोकस और माइंडफुलनेस। लंदन की एक शाम थी। शर्लक होम्स अपने कमरे में वायलिन बजा रहा था। उसके सामने एक लंबा चौड़ा केस फाइल खुला पड़ा था। डॉक्टर वॉटसन ने हैरान होकर पूछा, होम्स, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती? इतने जटिल केस, इतनी जानकारी, और तुम ऐसे आराम से वायलिन बजा रहे हो? होम्स मुस्कुराया और बोला, वॉटसन, ये वायलिन मेरी माइंडफुलनेस है। जब तक मेरा मन शांत और एकाग्र नहीं रहेगा, मैं किसी भी केस को हल नहीं कर सकता। फोकस, ध्यान और शांति, यही मेरी असली ताकत है। क्यों जरूरी है फोकस? मरिया कोनिकोवा बताती हैं कि हमारी दुनिया आज डिस्ट्रैक्शन, भटकाव से भरी हुई है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातें, लगातार बदलती न्यूज़, दिमाग हर समय भटकता रहता है। और जब मन बिखरा हुआ हो तो सही अवलोकन और निर्णय असंभव हो जाता है। लेकिन शर्लक होम्स अपनी सोच को हमेशा फोकस्ड रखता है। वो एक समय में सिर्फ एक काम करता है। वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड। फोकस के मामले में वॉटसन माइंड जल्दी जल्दी कई काम साथ साथ करने की कोशिश करता है। नतीजा, अधूरा ज्ञान, गलत निर्णय। होम्स माइंड पूरी ऊर्जा और ध्यान एक ही काम पर लगाता है। नतीजा, गहरी समझ और सही समाधान। माइंडफुलनेस का रहस्य। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना, अपने ध्यान को वर्तमान पर रखना। होम्स जब किसी क्लाइंट की कहानी सुनता है तो वो सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि हर शब्द, हर भाव, हर हाव भाव को ऑब्जर्व करता है। उस समय उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी क्लाइंट पर होता है। असल जिंदगी में क्यों जरूरी है माइंडफुलनेस? वेन, स्ट्रेस कम करता है। जब मन वर्तमान पर केंद्रित रहता है तो अतीत और भविष्य की फालतू चिंता घट जाती है। 2, स्मृति और अवलोकन को तेज करता है। जो चीज हम माइंडफुल होकर देखते हैं वो दिमाग में लंबे समय तक रहती है। 3, निर्णय लेने में मदद करता है। माइंडफुलनेस से हम चीजों को शांत दिमाग से समझते हैं, न कि भावनाओं में बहकर। एक छोटी सी कहानी। एक बार किसी केस में वॉटसन ने गवाह से पूछताछ की। गवाह ने कहा, मैंने लाल रंग की गाड़ी देखी। वॉटसन ने मान लिया कि गाड़ी लाल थी, लेकिन होम्स ने शांत होकर गवाह की आवाज और आंखों की हलचल देखी और बोला, तुम्हें पूरा भरोसा नहीं है, तुमने गाड़ी सिर्फ झलक में देखी थी। असल में गाड़ी नीली थी, लेकिन गवाह का दिमाग भ्रमित हो गया था। होम्स ने माइंडफुलनेस से वो पकड़ लिया जो वॉटसन की नजर से चूक गया। रियल लाइफ से उदाहरण। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग मोबाइल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लगातार बदलती अफवाहों में उलझा रहेगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप शांत होकर डेटा को देखते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और माइंडफुल होकर पैटर्न समझते हैं तो आप दूसरों से बेहतर फैसले लेंगे। फोकस और माइंडफुलनेस बढ़ाने के अभ्यास। मरिया कोनिकोवा कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। 1, वन थिंग रूल। एक समय में सिर्फ एक काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ दो। 2, डीप ब्रीदिंग। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लो, मन को वर्तमान में लाओ। 3, ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन। कमरे में बैठो और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आसपास को शांत दिमाग से देखो। बिना जज किए नोट करो कि क्या हो रहा है। 4, डिजिटल डिटॉक्स। दिन के कुछ घंटे मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहो। दिमाग को फालतू शोर से मुक्त करो। छोटा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। आज शाम को जब खाना खाओ तो टीवी या मोबाइल मत देखो।
सिर्फ खाने को ऑब्जर्व करो, उसका रंग, उसकी खुशबू, उसका स्वाद। यह अभ्यास साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर माइंडफुलनेस और फोकस दोनों बढ़ने लगेंगे। भाग 5, कल्पना और लॉजिक का संतुलन। एक बार की बात है, एक महिला क्लाइंट शर्लक होम्स के पास आई। उसने कहा कि उसके घर में कोई भूत है जो रात को दरवाजे खटखटाता है और अजीब आवाजें करता है। डॉ वॉटसन ने तुरंत कहा, यह तो पक्का धोखा है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन होम्स ने आंखें बंद करके कहा, वॉटसन, अगर तुम पहले से ही निर्णय ले लोगे तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? हमें कल्पना को खुला रखना होगा, लेकिन लॉजिक से उसे परखना होगा। उसने केस की जांच की। कुछ देर बाद पता चला, असल में वो भूत नहीं था। घर की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों में एक डीली कील थी, जो हवा के दबाव से आवाज करती थी। कल्पना बनाम लॉजिक। मरिया कोनिकोवा बताती हैं कि हमारी सोच में 2 जरूरी हिस्से होते हैं। एक, कल्पना, इमेजिनेशन, नए नए विचार लाना, अलग अलग संभावनाएं देखना, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सोचना। 2, लॉजिक, रीजनिंग, तथ्यों और सबूतों से परखना, गलत संभावनाओं को हटाना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना। अगर आपके पास सिर्फ कल्पना है तो आप सपनों में खोए रहेंगे। अगर सिर्फ लॉजिक है तो आप कभी नए रास्ते नहीं खोज पाएंगे। लेकिन होम्स इन दोनों को मिलाकर काम करता है। वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड। इस पहलू में वॉटसन माइंड सिर्फ जो दिखता है वही मान लेता है, कल्पना के लिए जगह नहीं छोड़ता। होम्स माइंड पहले कल्पना करता है कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, फिर लॉजिक से परखकर सही संभावना चुनता है। एक और केस। एक बार पुलिस ने कहा कि किसी आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वॉटसन ने भी यही मान लिया, लेकिन होम्स ने कल्पना की कि क्या यह जहर हो सकता है? क्या किसी ने उसे डराकर मारा? क्या उसने खुदकुशी की? उसने हर संभावना को जांचने का प्लान बनाया। नतीजा, सचमुच आदमी को धीरे धीरे असर करने वाला जहर दिया गया था। अगर होम्स सिर्फ लॉजिक पर चलता तो पुलिस की रिपोर्ट मान लेता। अगर सिर्फ कल्पना करता तो सबूत नहीं मिलते। लेकिन दोनों को मिलाकर उसने सच्चाई पकड़ी। असल जिंदगी में क्यों जरूरी है कल्पना लॉजिक? 1, बिजनेस और निवेश में। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको कल्पना करनी होगी कि भविष्य में कौन सा सेक्टर बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ कल्पना काफी नहीं, आपको डेटा, रिपोर्ट और लॉजिक से यह चेक करना होगा कि क्या वो सचमुच सही निवेश है। 2, समस्याओं को सुलझाने में। हर समस्या के कई हल हो सकते हैं। कल्पना आपको विकल्प देती है, लॉजिक आपको सही विकल्प चुनने में मदद करता है। 3, रिश्तों और जिंदगी में। कल्पना से आप दूसरों की भावनाएं समझ सकते हैं, लॉजिक से आप सही व्यवहार तय कर सकते हैं। एक छोटी कहानी, रियल लाइफ टच। राहुल नाम का लड़का स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। उसके दिमाग में आया, क्यों ना ऑनलाइन होम डिलीवरी का बिजनेस शुरू करूं। उसकी कल्पना बढ़िया थी, लेकिन लॉजिक ने बताया कि मार्केट में पहले से बड़े खिलाड़ी हैं। फिर उसने कल्पना और लॉजिक दोनों को मिलाया। क्यों ना सिर्फ स्थानीय जैविक सब्जियों की डिलीवरी करूं। उसने लॉजिक से देखा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रतियोगिता कम है, किसान सीधे जुड़ना चाहेंगे। नतीजा, उसका बिजनेस सफल हो गया। यह है कल्पना प्लस लॉजिक की ताकत। होम्स जैसी सोच के अभ्यास। मरिया कोनिकोवा कहती हैं कि हम भी ये बैलेंस बना सकते हैं। कैसे? वेन पॉसिबिलिटी लिस्ट बनाओ। किसी भी समस्या को हल करते समय कम से कम 5 संभावनाएं लिखो, भले ही अजीब लगे। 2, एविडेंस चेक करो। हर संभावना को सबूतों से परखो, जो झूठी है उसे हटा दो। 3, रिवर्स थिंकिंग। कभी कभी उल्टा सोचो, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा। 4, क्रिएटिव गेम्स। रोज छोटे छोटे दिमागी खेल खेलो, जैसे किसी तस्वीर को देखकर 5 अलग अलग कहानियां बनाओ। प्रयोग, आपके लिए टास्क। आज रात सोने से पहले किसी साधारण घटना को याद करो। मान लो रास्ते में एक आदमी भाग रहा था। अब 5 संभावनाएं लिखो कि वो क्यों भाग रहा था। फिर लॉजिक लगाकर तय करो कि इनमें से कौन सी सबसे संभव है। ये छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को होम्स जैसा बनाएगा। भाग 6, सीखने की कला। सन 1890 की एक ठंडी रात, शर्लक होम्स और डॉ वॉटसन एक पुराने मैंशन में केस सुलझा रहे थे। वहां चोरी हुई थी और पुलिस उलझी हुई थी। जब होम्स ने केस सुलझाया तो वॉटसन ने हंसते हुए कहा, होम्स,
तुम कितनी तेजी से सीख लेते हो, ये तरीका तुमने कहाँ से सीखा? होम्स ने शांत स्वर में कहा, वॉटसन, हर अनुभव एक किताब है। कुछ लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन मैं हर पन्ने को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ लेता हूं। सीखने का रहस्य। मारिया कोनिकोवा कहती हैं, शर्लक होम्स की असली ताकत उसकी याददाश्त नहीं थी, उसकी ताकत थी हर अनुभव से सबक लेना और उसे दोबारा उपयोग करना। कई लोग कोई गलती करते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं, लेकिन होम्स की खासियत थी कि वो एक बार की गई गलती से पूरा पैटर्न समझ लेता था। वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड। सीखने में वॉटसन माइंड अनुभव को जीता है लेकिन विश्लेषण नहीं करता, गलती दोहराता है। होम्स माइंड हर अनुभव के बाद सोचता है, मैंने इससे क्या सीखा? वो सबक अपने दिमाग की फाइल कैबिनेट में रख लेता है। केस से सीखने का तरीका। होम्स हर केस के बाद रिकैप करता था। वो वॉटसन से कहता, आओ अब हम बैठकर देखें कि हमने इस केस से क्या सीखा। 1. कौन सा सुराग सही था? 2. कहां पर समय बर्बाद हुआ? 3. कौन सी तकनीक सबसे असरदार रही? ये पोस्ट केस एनालिसिस ही उसका असली टीचर था। एक और कहानी। एक बार होम्स एक चोर को पकड़ने गया, लेकिन चोर भाग निकला। वॉटसन ने कहा, यह असफलता थी। होम्स बोला, नहीं वॉटसन, यह सबक था। मैंने सीखा कि रात में सिर्फ लालटेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे अंधेरे में देखने का और तरीका चाहिए। उस दिन के बाद उसने नई तकनीक सीखी, आवाज और गंध से पहचान, और अगली बार वही चोर उसके जाल से बच नहीं पाया। यही है असली सीखने का तरीका, असफलता को सबक में बदलना। असल जिंदगी में क्यों जरूरी है ये आदत? 1. करियर और बिजनेस में। अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए तो बस अफसोस मत करो, सोचो कहां गलती हुई, अगली बार वही गलती ना दोहराओ। 2. शेयर मार्केट में। अगर आपने गलत स्टॉक खरीदा और नुकसान हुआ तो गुस्सा करने के बजाय उस गलती से सीखो, मार्केट का पैटर्न समझो। 3. रिश्तों में। झगड़ा क्यों हुआ? कौन सी बात गलत बोली? अगली बार सुधार कैसे हो सकता है? यही है सीखने की कला। छोटी कहानी, रियल लाइफ टच। सीमा नाम की लड़की ने पहली बार जॉब इंटरव्यू दिया। वो नर्वस थी और सही जवाब नहीं दे पाई। वो रोई, लेकिन उसने अपनी गलती लिखी। आत्मविश्वास की कमी, तैयारी अधूरी, शरीर की भाषा कमजोर। उसने ये सबक अगले इंटरव्यू में लागू किया। तीसरे प्रयास में उसे नौकरी मिल गई। अगर वो बस निराश होकर बैठ जाती तो शायद कभी आगे ना बढ़ पाती। यही फर्क है सीखने वालों और हार मानने वालों में। होम्स जैसी सीखने की आदत कैसे बनाई? मारिया कोनिकोवा कुछ आसान तरीके बताती हैं। 1. डेली रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने पर 10 मिनट निकालो। सोचो, आज क्या सीखा? क्या अच्छा हुआ? क्या गलत हुआ? 2. मिस्टेक जर्नल। एक डायरी रखो जिसमें सिर्फ गलतियां लिखो, साथ ही हर गलती से सीखा सबक भी लिखो। 3. टीच बैक मेथड। जो सीखा है उसे किसी और को सिखाओ। अगर आप समझा सकते हैं तो इसका मतलब आप सच में समझ गए। 4. पैटर्न रिकॉग्निशन प्रैक्टिस। छोटी छोटी बातों में पैटर्न ढूंढो, जैसे किस दिन आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है, किस समय आप सबसे अच्छा काम करते हैं। ये सबक धीरे धीरे आपकी मेमोरी लाइब्रेरी को मजबूत करेंगे। प्रयोग। आपके लिए टास्क। आज आपने जो सबसे बड़ी गलती या मुश्किल का सामना किया उसे लिखो, फिर नीचे लिखो। 1. मैंने इसमें क्या गलत किया? 2. मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? 3. अगर वही स्थिति फिर आए तो मैं क्या करूंगा? ये छोटा अभ्यास आपके दिमाग को होम्स माइंड बनाने की दिशा में ले जाएगा। भाग 7. फोकस और माइंडफुलनेस। लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़क, गाड़ियों की आवाज, घोड़ों की टाप, लोगों की चहल पहल, हर तरफ शोर ही शोर। डॉ वॉटसन परेशान थे, लेकिन शर्लक होम्स उसी भीड़ में खड़ा होकर आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रहा था। वॉटसन चौंक गए। होम्स, इतनी हलचल के बीच तुम कैसे शांत हो सकते हो? होम्स मुस्कुराया। वॉटसन, अगर दिमाग हर आवाज पर भागेगा तो असली सुराग कभी नहीं सुन पाएगा। फोकस का मतलब है शोर में से सही आवाज चुनना। होम्स का रहस्य। माइंडफुलनेस। मारिया कोनिकोवा बताती हैं कि होम्स का सबसे बड़ा हथियार था फोकस। वो किसी भी पल में सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देता था जो सबसे जरूरी हो। अगर वह केस पर है तो पूरी दुनिया भूल जाता था।
अगर वह वायलिन बजा रहा है तो बाकी सब चीजें गायब हो जाती थीं। यही है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान पल में पूरी तरह डूब जाना। वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड फोकस में। वॉटसन माइंड एक साथ बहुत चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करता है, जल्दी थक जाता है, शोर से विचलित हो जाता है। होम्स माइंड सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है, बाकी सबको फिल्टर कर देता है, सही सुराग पकड़ लेता है। छोटी कहानी। एक बार होम्स और वॉटसन एक खून के केस की जांच कर रहे थे। मकान में दर्जनों सुराग थे, टूटी खिड़की, खून के धब्बे, बिखरे कपड़े, पड़ोसियों की गवाही। वॉटसन हर चीज लिख रहा था, लेकिन होम्स सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा था, खिड़की पर धूल का पैटर्न। उसने कहा, कातिल अंदर से भागा है, बाहर से नहीं। अगर बाहर से आता तो धूल बाहर की तरफ गिरती। वॉटसन ने दर्जनों सुराग देखे, पर असली सुराग होम्स ने पकड़ लिया, क्योंकि उसका फोकस था महत्वपूर्ण पर, न कि सब पर। असल जिंदगी में क्यों जरूरी है फोकस? आज हम सबकी जिंदगी वॉटसन जैसी है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, एक साथ कई काम पर दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीज अच्छे से कर सकता है। मल्टीटास्किंग सिर्फ हमारी ऊर्जा बर्बाद करती है। मारिया कोनिकोवा कहती हैं, मास्टरमाइंड बनने के लिए दिमाग को होम्स की तरह ट्रेन करो। हर वक्त खुद से पूछो, इस समय सबसे जरूरी क्या है? माइंडफुलनेस की तकनीकें होम्स स्टाइल। 1. डीप ब्रीथिंग, गहरी सांसें लेना। शर्लक होम्स केस से पहले अक्सर कुछ मिनट आंखें बंद करके सांसें लेता था। इससे दिमाग का शोर शांत हो जाता था। 2. सिलेक्टिव अटेंशन, चुनिंदा ध्यान। हर चीज पर ध्यान मत दो, बस वही देखो जो केस या काम से जुड़ा है। 3. सिंगल टास्किंग। होम्स एक समय पर एक ही काम करता था। अगर वह लिख रहा है तो सिर्फ लिख रहा है, अगर सोच रहा है तो सिर्फ सोच रहा है। 4. ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस। किसी कमरे में जाओ और 2 मिनट में जितनी चीजें देख सकते हो नोट करो, फिर आंखें बंद करके याद करो। रोज का अभ्यास आपके दिमाग को तेज बना देगा। रियल लाइफ उदाहरण स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई करते समय सिर्फ किताब पर ध्यान दो, मोबाइल को दूर रखो। बिजनेस में मीटिंग के दौरान सिर्फ क्लाइंट की बात सुनो, मेल या मैसेज मत चेक करो। रिश्तों में जब किसी अपने से बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पर दो। ये छोटी आदतें आपके ध्यान को शर्लक होम्स जैसा बना देंगी। प्रयोग आपके लिए टास्क। आज जब भी कोई काम करो, खुद से पूछो, क्या मैं अभी पूरी तरह इसी काम में हूं? अगर जवाब नहीं है तो बाकी सब बंद कर दो। मोबाइल साइलेंट करो, डेस्क साफ करो, सिर्फ उसी काम पर फोकस करो। 5 मिनट के लिए भी अगर आप ये कर पाए तो देखो कैसे काम की क्वालिटी बढ़ती है। भाग 8, कल्पना और क्रिएटिविटी। रात के सन्नाटे में 221 बी बेकर स्ट्रीट का कमरा। डॉ वॉटसन खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बारिश हो रही थी। शर्लक होम्स अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वायलिन बजा रहे थे। वॉटसन ने झुंझलाकर कहा, होम्स, ये समय संगीत का नहीं है। केस की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। हमारे पास बस टुकड़े टुकड़े सुराग हैं, आधी जली चिट्ठी, कुत्ते के पंजों के निशान और एक टूटी हुई अंगूठी। ये सब किसी काम के नहीं। होम्स ने धीरे धीरे वायलिन नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, तुम्हें लगता है कि ये बेमेल टुकड़े हैं, लेकिन जब कल्पना इन टुकड़ों को जोड़ती है तो एक पूरी तस्वीर बनती है। सुराग और क्रिएटिविटी। मारिया कोनिकोवा लिखती हैं कि होम्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन नहीं थी, बल्कि कल्पना, इमेजिनेशन थी। अवलोकन से वह टुकड़े इकट्ठे करता था, लेकिन कल्पना से उन्हें जोड़कर कहानी बनाता था। बिना क्रिएटिविटी के सुराग सिर्फ कागज पर लिखे नोट्स हैं, लेकिन क्रिएटिविटी उन्हें अपराध की तस्वीर बना देती है। वॉटसन माइंड बनाम होम्स माइंड क्रिएटिविटी में। वॉटसन माइंड सिर्फ वही देखता है जो सामने है, तर्क और लॉजिक में फंस जाता है। होम्स माइंड आंखों से आगे देखता है, अलग अलग चीजों को जोड़कर नई संभावना सोचता है, क्या हो सकता है पर विचार करता है। वह कभी सीधे नतीजे पर नहीं पहुंचता था, वह हर संभावना को सोचकर धीरे धीरे गलत विकल्प हटाता था। डिडक्शन, डिडक्शन बनाम इंडक्शन। इंडक्शन, डिडक्शन, निगमन, नियम से नतीजा निकालना। जैसे सभी इंसान नश्वर हैं, राम इंसान है तो राम नश्वर है। इंडक्शन, आगमन, छोटे छोटे अनुभवों से बड़ा नियम बनाना।
जैसे अब तक देखे सारे कौवे काले हैं, शायद सारे कौवे काले होते हैं। होम्स दोनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन खासकर डिडक्शन उसका हथियार था। वह कहता था, जब सारी असंभव चीजों को हटा दो तो जो बचा है वही सच है, चाहे कितना अजीब क्यों न लगे। केस उदाहरण, एक केस में एक आदमी मृत पाया गया। पुलिस ने कहा, यह चोरी है, चोर ने मारकर सामान ले लिया। लेकिन होम्स ने तर्क से सोचा, अगर चोरी होती तो अलमारी खाली होती, पर सब वैसा ही है। दरवाजे पर जबरन घुसने का निशान नहीं, फिर भी लाश पर चोट के निशान हैं। उसने तर्क लगाया, यह हत्या थी और कातिल वही था जिसे घर का रास्ता पता था। बाद में जांच में साबित हुआ, कातिल उसका बिजनेस पार्टनर था। असल जिंदगी में तर्क की ताकत, हम भी रोजमर्रा में गलतियां करते हैं क्योंकि हम जल्दीबाजी में नतीजा निकालते हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता है, कॉन्फर्मेशन बायस। हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं, तथ्यों से नहीं। लेकिन अगर हम होम्स की तरह सोचें, पहले सब तथ्य इकट्ठे करो, फिर एक एक संभावना हटाओ, जो बचे उसे ही सच मानो। होम्स की आदतें डिसीजन मेकिंग के लिए। 1. धीरे सोचना। वह तुरंत निर्णय नहीं लेता था, पहले सारे सुराग जोड़कर फिर निष्कर्ष निकालता। 2. ऑल्टरनेटिव पर विचार, हमेशा सोचता, अगर यह सच नहीं है तो और क्या हो सकता है। 3. भावनाओं से दूरी। होम्स कहता था, तथ्य कभी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते, उन्हें वैसे ही देखो जैसे वे हैं। 4. तर्क की परीक्षा। हर निष्कर्ष को खुद ही चुनौती देता, क्या इसमें कोई कमी है। असल जीवन में प्रयोग। स्टूडेंट्स, किसी सवाल का जवाब देते समय सीधा उत्तर मत दो। पहले सारे विकल्प देखो, गलत हटाओ, फिर सही चुनो। बिजनेस में निवेश का निर्णय भावनाओं से नहीं, तर्क से लो। सब लोग खरीद रहे हैं, यह तर्क नहीं है। रिश्तों में किसी के शब्दों को ही मत मानो, उनकी क्रियाओं और परिस्थितियों को भी देखो। छोटी कहानी। एक दिन वॉटसन ने एक आदमी को देखा। आदमी गंदे कपड़ों में था, हाथ पर मिट्टी लगी थी। वॉटसन ने कहा, यह मजदूर है। होम्स ने तर्क लगाया, नहीं वॉटसन, उसके जूतों पर गीली मिट्टी है जो सिर्फ नदी किनारे मिलती है। उसकी जेब में सोने की चेन है जो मजदूर के पास नहीं हो सकती। यह आदमी किसी अमीर घर का माली है। और सचमुच पूछताछ में वही निकला। प्रयोग, आपके लिए टास्क। आज किसी छोटे से केस की तरह सोचो, जैसे तुम्हारी पेन कहां खोई, आखिरी बार कहां देखी थी, उस समय और कौन था, अगर टेबल पर नहीं है तो बैग में क्यों नहीं। इस तरह छोटे छोटे मामलों में होम्स की तरह तर्क लगाने का अभ्यास करो। भाग 10, मास्टरमाइंड बनना। लंदन की धुंधली सुबह। शर्लक होम्स खिड़की पर खड़ा था, हाथ में पाइप और डॉ। वॉटसन बगल में। वॉटसन ने पूछा, होम्स, तुम जैसे सोचते हो वैसा हर कोई क्यों नहीं सोच पाता? तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? होम्स मुस्कुराया, नहीं वॉटसन, मेरे पास वही दिमाग है जो सबके पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया है। हर इंसान होम्स की तरह सोच सकता है, अगर वह चाहे। मास्टरमाइंड बनने का पहला कदम, सचेतनता, माइंडफुलनेस। मरिया कोनिकोवा बताती हैं, होम्स की सबसे बड़ी शक्ति थी सचेतनता। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। उठना, काम करना, खाना, बातें करना सब आदत से चलता है। लेकिन होम्स हर चीज को सचेत होकर देखता था। प्रैक्टिस, जब बाहर चलो तो आसपास ध्यान दो, कितने लोग लाल कपड़ों में हैं, कितनी कारें नीली हैं। यह छोटी आदत दिमाग को और तेज बनाती है। दूसरा कदम, ऑब्जर्वेशन का अभ्यास। होम्स कहता था, तुम देखते हो लेकिन देखते नहीं हो। हम सब चीजें देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। जैसे कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, आज माँ ने कौन सा रंग पहना। प्रैक्टिस, दिन में एक बार किसी दृश्य को ध्यान से देखो और बाद में खुद से सवाल पूछो। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की ताकत बढ़ेगी। तीसरा कदम, मेमोरी पैलेस, स्मृति महल। होम्स अपने दिमाग को मेमोरी पैलेस की तरह इस्तेमाल करता था। हर जानकारी को वह एक जगह रखता था। असल जिंदगी में नाम याद नहीं रहते, उन्हें किसी इमेज से जोड़ो। फोन नंबर चाहिए, उसे किसी पैटर्न में रखो। पढ़ाई करनी है, जानकारी को कहानी की तरह जोड़ो। चौथा कदम, तर्क और निर्णय, रीजनिंग। होम्स ने हमें सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए 1.
सारे तथ्य इकट्ठा करो। 2. भावनाओं से दूरी बनाओ। 3. गलत विकल्प हटाओ। 4. बचे हुए पर भरोसा करो। असल जीवन में, बिजनेस, शेयर मार्केट या रिश्तों में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इस प्रक्रिया का पालन करो। 5वां कदम, बायस से बचना। हम सब अपने पूर्वाग्रहों, बायस के शिकार होते हैं। जैसे, ये आदमी अमीर है तो अच्छा होगा, ये गरीब है तो धोखेबाज होगा। होम्स की सीख, तथ्यों को देखो न कि चेहरे को। 6ठा कदम, लगातार सीखना। होम्स हर चीज में नया सीखता था। संगीत, रसायन, तीरंदाजी, भाषाएं। असल जिंदगी में अगर आप रोज 20 मिनट भी कुछ नया सीखते हैं तो साल भर में आप मास्टर बन सकते हो। सीखने की यह आदत ही मास्टरमाइंड बनाती है। 7वां कदम, धैर्य और अभ्यास। होम्स तुरंत जीनियस नहीं बना, उसने हर केस को एक प्रैक्टिस की तरह लिया। अगर आपको तुरंत नतीजे नहीं दिख रहे तो हार मत मानो। दिमाग भी मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना तेज होगा। प्रेरक कहानी। एक लड़का था, रोहित। हमेशा कहता, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुछ याद नहीं रख पाता। उसने मास्टरमाइंड किताब पढ़ी और छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। हर दिन 5 नई चीजें ऑब्जर्व करना, मेमोरी पैलेस बनाना, फैसला लेने से पहले सारे विकल्प लिखना। 1 साल में वह इतना बदल गया कि उसकी क्लास में लोग कहते, तू तो शर्लक होम्स बन गया है। निचोड़, टेकअवे। मरिया कोनिकोवा कहती हैं, मास्टरमाइंड बनना जन्म से नहीं आता, यह आदतों और अभ्यास से आता है। होम्स की सोच से हमें 5 सीख मिलती है। 1. सचेतनता अपनाओ। 2. ऑब्जर्वेशन की ताकत बढ़ाओ। 3. मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करो। 4. निर्णय तर्क से लो, भावनाओं से नहीं। 5. सीखते रहो और अभ्यास करते रहो। वॉटसन ने आखिर में होम्स से पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि हर कोई मास्टरमाइंड बन सकता है? होम्स ने धीरे से कहा, हाँ वॉटसन, फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग आंखें खोलते हैं और देखते हैं और कुछ लोग आंखें खोलकर भी सोते रहते हैं। दोस्तों, यही थी मास्टरमाइंड बाय मरिया कोनिकोवा की पूरी कहानी और उसकी गहरी सीख। आज आपने जाना कि शर्लक होम्स जैसा मास्टरमाइंड बनना कोई जादू नहीं, बल्कि यह सही सोच, सही आदतें और लगातार अभ्यास का नतीजा है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप भी अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर जीते रहेंगे, या फिर आज से ही छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी सोच को तेज करेंगे, अपनी नज़र को पैनी बनाएंगे और अपनी बुद्धि को असली हथियार बनाएंगे। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो दूसरों से एक कदम आगे सोच पाता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख पसंद आई तो अभी हमारे चैनल बुक डार्क रीडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही कहानियाँ जहाँ ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ साथ मिलते हैं, जहाँ आपको मिलेगा वित्तीय बुद्धि, सफलता की कहानियाँ और प्रेरणा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाएं।